चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं फिर। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। ओके। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शरीर की आकृति द्वारा रोगों की पहचान करना। हालांकि एक बहुत वाइड फील्ड है, बट फिर भी जितना मेरा प्रयास है कि भाई समझा सकूं उतनी कोशिश मैंने इसे समझाने की करी है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक नियमबद्धता के अंतर्गत आती हैं, यानी वो नियम में बंधी हुई हैं। यदि किसी भी कारण से जब इस नियमबद्धता में अंतर आ जाता है तो सृष्टि जो होती है उसका विनाश होना चालू हो जाता है। यानी अगर हमारा स्ट्रक्चर सीधा बताया गया है, जैसे देखिए राइट हैंड साइड पे बैलेंस स्ट्रक्चर दिखा रखा है। जब एक व्यक्ति गलत तरीके से खड़ा होना चालू होता है, गलत तरीके से अपने पोस्चर का इस्तेमाल करने लगता है, तो उसकी हड्डियों में टेढ़ापन उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो जाता है। और जब स्ट्रक्चर टेढ़ा होता है तो धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से उनके फंक्शन में अंतर आ जाता है। जब फंक्शन में अंतर आता है तो उसका जो ऑर्गेनल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होने लगता है। इस तरीके से एक व्यक्ति जो है उसके शरीर में विकृति आ जाती है, वो धीरे धीरे रोगी होने लगता है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, हम इनमें से किसी एक आध पोज में खड़े होते हैं तो इस तरीके की बीमारियां लगती हैं। जैसे पहला व्यक्ति खड़ा है, इसने अपना सारा पैर पैरों पे एड़ी पे डाला हुआ है, तो इसे टेलबोन पेन निकलेगा। वहीं दूसरे व्यक्ति ने पूरा प्रेशर कमर में आगे की ओर दिया हुआ तो हिप जॉइंट बाहर की ओर निकल आएगा। तीसरे व्यक्ति का जो है वो कंधा आगे की ओर झुका हुआ है, जिसकी वजह से उसकी लंग्स कैपेसिटी वीक हो जाएगी और फेफड़ों से संबंधित परेशानियां उसको उत्पन्न होंगी। चौथे व्यक्ति की जो गर्दन है वो आगे की ओर ज़्यादा झुकी हुई है, जो इंडिकेट करती है कि उसको सर्वाइकल रीजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम है वो लोअर एनएस पार्ट पे भी आएगी। और जो अंतिम पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अब हमारे शरीर में विकृति कैसे आती है, तो सबसे पहले मसल्स इम्बैलेंस होते हैं। जैसे मैंने बताया, हम गलत तरीके से खड़े होते हैं तो हमारे हड्डियों के स्ट्रक्चर में टेढ़ापन आता है, जिसकी वजह से मसल जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब मसल इम्बैलेंस होते हैं तो खास मसल्स या टिश्यूज़ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो स्पैज्म के रूप में, मरोड़े के रूप में, या जलन के रूप में, या मतलब वहाँ पे ऐंठन के रूप में सामने आते हैं। इससे हमें अल्टरेटेड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो बॉडी के फ्लोज होते हैं वो स्टक होने लगते हैं, एनर्जी वहाँ पे स्टक होने लगती है। इससे एडिशंस क्रिएट होते हैं, यानी वहाँ पे गांठें या ब्लड सर्कुलेशन छोटे छोटे रूपों में वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। और जब ये प्रोसेस पूरा होता है तो इससे दोबारा जो मसल्स होती हैं वो दोबारा से वहाँ की इम्बैलेंस होने लगती हैं, तनाव खाने लगती हैं। अब जब ये चीज़ बढ़ने लगती है तो इसका प्रभाव बॉडी के दूसरे पार्ट पे पड़ता है और दूसरा पार्ट वीक होने लगता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपका बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा है। अब आप क्या करते हैं कि अपने सीधे हाथ में एक वजनी चीज़ उठाते हैं और उसको उठा के चलते हैं। तो जब आप चलेंगे तो थोड़ा सा आपका वजन दाएं और बाएं होगा, यानी आप थोड़ा सा उस तरफ झुक के चलेंगे। और उसका इम्पैक्ट बराबर करने के लिए आप थोड़ा सा ऑपोजिट साइड प्रेशर देते हुए चलेंगे, जिसके कारण जहां अपने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था जो बहुत भारी था, दूसरी साइड प्रेशर आ रहा था, तो मांसपेशियां स्टक होंगी, मसल्स जो इम्बैलेंस होंगी वो उसके ऑपोजिट साइज होंगी। अब मान लीजिए जब आप लेके उसको चल रहे हैं तो आपका हाथ थक गया। जब आपने बैग पकड़ा, आपका हाथ थक गया, तो आपने उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब आपका हाथ तो सीधा थका हुआ है, लेकिन आप उसे अब उल्टे हाथ से उठा रहे हैं, और ज़्यादा उसका यूज़ करने से क्या होगा कि वो पार्ट भी आपका बॉडी का थक जाएगा। अब आप अपना एक बैग लेते हैं और राइट साइड लेके चलते हैं, तो आपका वज़न ज़्यादा होने के कारण वो हाथ जल्दी थकने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, अपने दूसरे हाथ पे उस वज़न को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब दूसरा हाथ पे आपका वज़न ट्रांसफ़र है, और ज़्यादातर क्योंकि इसमें पहले से स्टिफनेस आई हुई थी तो आपने इसको वज़न दिया, तो इससे इसकी स्टिफनेस जो है, जो टिश्यू ट्रॉमा है, वो बढ़ने लगेगा। और यदि यही घटना बार बार घटती है तो ऐसा करने से आपको अपोजिट साइड प्रॉब्लम निकल आएगी। तो जब भी हम स्ट्रक्चर को बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम हमेशा अपोजिट साइड पे ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। ये हमारे कुछ ऊर्जा के फ्लो हैं कि ऊर्जा किस किस तरीके से और कैसे कैसे चलती है। अब जब जैसा मैंने बताया, हम भारी चीज़ उठा के चलते हैं या हमारे शरीर में किसी भी तरीके का टेढ़ापन वगैरह उत्पन्न होता है,
तो हमारा जो पेट है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो हमने पेट को 9 हिस्सों में बांटा है। इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड हमारे को प्रॉब्लम आई हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने आप देखिए 1 2 3 4 करके मैंने नंबरों में बांटा हुआ है। 5 और 6 नंबर किडनी का रीजन होता है और लिवर का कुछ पार्ट आता है इसमें, और साथ ही साथ हमारा जो स्टमक आता है वो आता है इसके अंदर। वहीं जो 2 नंबर है इसमें कुछ पार्ट स्टमक का आता है और कुछ पार्ट आंतों की अपर लेयर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका आता है। इसी तरीके से हमने इस पूरे पार्ट को डिवाइड किया हुआ है। जब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इम्बैलेंस होता है तो उसका प्रभाव इसी स्ट्रक्चर पे पड़ता है, और एक तरफ प्रभाव ज़्यादा होने के कारण दूसरी जगह जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राइट साइड पे प्रेशर ज़्यादा लगाता है तो उसका जो लिवर होगा वो राइट साइड से थोड़ा सा कंसंट्रेट होगा, थोड़ा दब जाएगा, और ऐसा होने से उसका जो गॉल ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड हो जाएगा, या फिर आप ये कह लीजिए कि गॉल ब्लैडर भी थोड़ा दबेगा। दोनों में से कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ऐसा होने पर लिवर में हाइपर फंक्शनिंग होनी चालू हो जाएगी, और जब हाइपर फंक्शन लिवर में होने लगेगा तो लिवर क्या करेगा, जूस सिक्रेशन ज़्यादा छोड़ेगा, व्यक्ति में गर्मी बढ़ेगी तो उसका डाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको जो हमारे तंत्रिका तंत्र के रोग होते हैं जिसे हम ट्रांसवर्सल हीट बोलते हैं वो बढ़ने लगेगी। अब जब वो बढ़ेगी तो क्या होगा, लिवर और श्रिंक होता जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चक्र है ये पूरा होता है। तो नाभि को हम बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है उसमें ये माना गया है कि नाभि 72,000 नाड़ियों का संग्रह होती है, या 72,000 नाड़ियों से मिलकर बनी है। लेकिन इस नाड़ी की 8 नाले होती हैं। अगर मैं नाभि को सेंटर पॉइंट मानूं तो आप देखिए जो अलग हिस्से बचते हैं जिसे हमने काउंटिंग में 9 ले रखा है, एक्चुअल में ये 8 ही हैं। तो ये जो नाले हैं, ये नलें जो होती हैं नाड़ी को बांध के रखती हैं, और जब ये नलें इम्बैलेंस होने लगती हैं तो व्यक्ति में जिस साइड से वो इम्बैलेंस हो रही हैं उस तरफ के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो नाड़ी हिलने से, नाभि हिलने से रोग क्या क्या होता है, तो इसके कुछ उदाहरण मैं ले रहा हूँ। जैसे पहला है, नाभि अगर ऊपर की तरफ चली जाए तो कब्ज रहती है, गैस बनती है, फेफड़ों की समस्या होती है, अस्थमा होता है, मधुमेह, डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरीके से नाभि जो है बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड खिसक जाए तो ठंड के रोग लगने लगते हैं, बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, तो खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, ये सब बीमारियां होती हैं। वहीं नाभि अगर राइट साइड को खिसकने लगे तो इसका असर हमारे लीवर पे पड़ता है, इससे एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अफारा होता है, यानी पाचन संबंधी रोग होते हैं। वहीं नाभि अगर नीचे की ओर खिसकने लगे, सॉरी ऊपर की ओर खिसकने लगे, तो इससे व्यक्ति को जो भी वो खाएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसे गैस बनेगी और थायराइड की शिकायत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नाभि अगर गहराई की तरफ खिसकने लगे तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है कृशकाय हो जाएगा, वो जितना मर्जी खाना खाए पर उसका वजन हमेशा कम रहेगा, वो मोटा नहीं हो पाता। उसके अलावा कमर के दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, ये सब समस्याएं होती हैं। वहीं अगर नाभि आगे की ओर निकल आए तो उससे मोटापा आ जाता है, और जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। तो इस तरीके से 8 तरीकों से हम नाभि को देखते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब शरीर पे कुछ रोगों के लक्षण मैंने लिखे हैं। जैसे पैरों की उंगलियों में अगर दर्द होता है या सुनपन आता है तो ये शरीर में जो विटामिन और मिनरल्स की कमी को दर्शाता है। उसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के रस संबंधित रोगों को भी दर्शाता है, यानी कि हमारे शरीर में प्रॉपर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्रिएट नहीं होते। जब उल्टे पैर की तीसरी उंगली को हिलाने से दर्द का अनुभव हो, जब हम अपने पैर में उल्टे पैर में तीसरी फिंगर को हिलाएं और हमारी उस हिलाने वाली उंगली में दर्द होने लगे तो ये कमर के रोग या शाइटिका की नस के दर्द को दर्शाता है। ऐसे ही पैर का अंगूठा यदि अंदर की तरफ फैल जाए तो वह अनिद्रा का, तनाव का, डिप्रेशन को दर्शाता है। पैर की जो सबसे छोटी उंगली है अगर उसमें धार आ जाए तो हम उससे डायबिटीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। अगर धार जो है उथली है तो प्रमेह रोग है, अगर धार गहरी हो चुकी है तो डायबिटीज़ को दर्शाएगा। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रमेह होता है डायबिटीज़ टाइप 2, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। पैरों की उंगलियों में सूजन हो जाए, गड्ढे पड़ जाएं, तलवों के ऊपरी भाग में नमी हो जाए या सुनपन आने लगे तो फेफड़ों की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे केस में पैरों में जो सुनपन आता है ये पैर ठंडा होने के लक्षण है, और जिस व्यक्ति के पैर ठंडे रहते हो या उंगलियां ठंडी रहती हों उसे कहीं ना कहीं कफ के दोष होते हैं, और हल्की बलगम उसके मुंह में लगातार बनती रहती है। यानी जो कुछ भी खाता है शरीर में गर्मी अधिक होने के कारण तो पानी जो है वो कड़ा होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, और जो वो पानी पिएगा 1 घंटे के अंदर अंदर वो शरीर से बाहर फेंक दिया जाएगा, जो शरीर में पानी की कमजोरी को दर्शाता है। अगर किसी की पिंडलियों में दर्द है तो शरीर के कमजोर मेटाबॉलिज्म या थायराइड के रोग को दर्शाता है। अगर घुटने का दर्द है तो वो किडनी की एनर्जी की डिस्टर्बेंस या कमर के रोगों को दर्शाता है।
अगर किसी की जांघों में दर्द है तो जांघें हमारे शरीर का आधार होती हैं। अगर इनमें गांठें पड़ती हों या दर्द रहता हो तो ये शरीर में पोषक तत्वों के अभाव को, पुरुषत्व की कमजोरी को, शरीर नष्ट होने की प्रक्रिया के बढ़ने को दर्शाता है। यानी ये दर्शाता है कि बॉडी में डीजनरेटिव डिसीजेज आ चुकी हैं। शरीर के छोटे 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 जो जोड़ होते हैं, शरीर के छोटे जोड़ों में अगर दर्द हो तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी को दर्शाता है और वात रोग को, आर्थराइटिस को दर्शाता है। इसी तरीके से मुंह में अगर बेवजह थूक बनने लगे तो ये कमजोर पाचन का लक्षण है। शरीर को ज़्यादा गर्मी या ठंड का अनुभव होने लगे तो ये थायराइड रोग का लक्षण है। चेहरा अगर बेवजह चिकना रहता हो, जैसा आपने देखा होगा कि 18-20 साल की उम्र में लड़कों का या बच्चों का जो चेहरा है वो अपने आप इतना चिकना रहता है कि आप उंगली भी लगाएंगे तो उंगली चिपचिपी सी हो जाती है। तो ये दिखाता है शरीर में विटामिन डी की कमी को। तो अगर हम समय रहते इन छोटे छोटे लक्षणों के द्वारा अपने शरीर को पहचान लें तो काफ़ी हद तक हम अपने रोगों पे विजय पा सकते हैं। ये था हमारा बेसिकली कोर्स का डिटेल, जिसमें हमने सिर्फ अभी एक पार्ट नेचर की ओर को लिया था। मतलब इसको हम वैदिक चिकित्सा कह सकते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी बातों के थ्रू रोग की अवस्था को जानते हैं, लक्षणों के द्वारा बॉडी को जानते हैं, रोग को समझने की कोशिश करते हैं और आसानी से या कम प्रयास के साथ जो प्राकृतिक तरीके होते हैं उनको अपनाकर रोग को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो हमने इस पे एक ऑल इन वन कोर्स बनाया है जिससे हमने नाम दिया है अल्टरनेटिव थेरेपी कोर्स। ये कोर्स 15 तारीख से चालू होगा, 15 जुलाई से चालू होगा, रात को 9 बजे ऑनलाइन कोर्स रहेगा। तो मंडे से फ्राइडे तक ये कोर्स हुआ करेगा।